आइए, ये था आइन ए दहसाला, आप लोग देख लिए होंगे। ये आइन ए दहसाला व्यवस्था था जो मुगलों की राजस्व व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू है। आप इसको अच्छे से, अब मेरा आशा है कि आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मुगलों की आर्थिक व्यवस्था। ठीक है, तो जैसा कि वो राजस्व था, रेवेन्यू सिस्टम। अब आते हैं मुगलों की आर्थिक व्यवस्था, यानी उनके आर्थिक पहलू पर गौर करेंगे। तो जान लीजिए, कृषि, वाणिज्य, व्यापार, कृषि वाणिज्य व्यापार ये और उद्योग, कृषि वाणिज्य व्यापार यानी कृषि उद्योग वाणिज्य व्यापार, ये मुगलों की आर्थिक व्यवस्था का प्रमुख आधार था। ठीक है, यानी मुगलों की अर्थव्यवस्था जो थी वो कृषि उद्योग वाणिज्य और व्यापार, जैसा कि आज भी वही है। आज भी इसमें कोई नया नहीं है। हाँ, इसको कैटेगराइज आज किया जा रहा है तरह तरह से, लेकिन मूलतः जो है वो कृषि उद्योग वाणिज्य और व्यापार में ही ये विभाजित है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एक एक कर अब हम लोग आते हैं एक एक कर आप लोग देखिएगा। तो कृषि, सबसे पहले हम लोग कृषि से शुरू करते हैं। किससे शुरू करते हैं? कृषि। तो कृषि देखिए, मुगल शासन काल में या आज भी हम लोग देखते हैं कि यदि कृषि पर गौर करें तो कृषि दो प्रकार की मूलतः होती है। कितने प्रकार की कृषि होती है? दो। एक खाद्यान्न कृषि, क्या नाम है? खाद्यान्न कृषि। और दूसरा जो होता है उसका नाम है वाणिज्य कृषि। कहने का मतलब कि खाद्यान्न कृषि जो है, अर्थात इसके अंतर्गत मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों की खेती की जाती है। ठीक है, और वाणिज्य कृषि यानी कमर्शियल क्रॉप्स, यानी जिनका उद्देश्य मुनाफा कमाना, व्यापार करना। तो वाणिज्य खाद्यान्न कृषि में गेहूं, चावल, दलहन, ये सब थे खाद्यान्न कृषि, ज्वार बाजरा जो हो। अब वाणिज्य कृषि में क्या हुआ? गन्ना, ठीक है, कपास, ठीक है, मसाला, गन्ना, कपास, मसाला, तिलहन, नील। ठीक है, तो ये सब जो फसलें थी वो आपको कमर्शियल क्रॉप्स कहलाता था। और मुगल काल में खाद्यान्न कृषि और वाणिज्य कृषि दोनों को, अर्थात दोनों प्रकार की कृषि प्रचलित थी। विशेषकर वाणिज्य कृषि में मसाला, नील, कपास, गन्ना, तो ये सब आपको प्रचलित था। तो ये हो गया। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि कृषि कार्य के लिए सिंचाई की सुविधा, राज्य के तरफ से सिंचाई का प्रबंध किया जाता था। जैसा कि आप लोग जान लीजिए, शाहजहां ने रावी नहर का निर्माण शाहजहां ने द्वारा करवाया गया था कृषि कार्य के लिए, और उसे नहर ए फैज के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो आप लोग ये देख लीजिए। तो ये मुगलों की कृषि व्यवस्था थी। और कुछ फसलें जो थी, जैसे कि ये गन्ना, ये मुख्यतः वैसे क्षेत्रों में बोया जाता था जहां पानी की उपलब्धता बहुत ज्यादा थी, यानी बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये सब गन्ना उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र थे। उसी प्रकार कपास दक्कन के क्षेत्रों में, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, मसाला साउथ इंडिया, नील बयाना और सरखेज,
बयाना और सरखेज। जान लीजिए, सरखेज गुजरात में था, सरखेज गुजरात में और बयाना आगरा में। ये दोनों ही क्षेत्र नील उत्पादन के लिए, बयाना और सरखेज दोनों ही नील उत्पादन में काफी प्रसिद्ध थे। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। अब आगे चलते हैं, अब हम लोग आएंगे उद्योग पर। ठीक है, उद्योग पर। उद्योग, तो मुगलों के काल में जो सबसे बड़ा उद्योग था वो था सूती वस्त्र उद्योग। कौन उद्योग? सूती वस्त्र उद्योग। मुगल काल में और आज भी हमारे देश में कृषि आधारित उद्योगों में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख स्थान है। आज भी सूती वस्त्र उद्योग जो है हमारे देश में कृषि आधारित उद्योगों में नंबर 1 स्थान पे है, कॉटन इंडस्ट्री। और सूती वस्त्र उद्योग मुगलों के काल में भी नंबर 1 था। ठीक है, लेकिन इस दिशा में कुछ प्रगति हुई। जहांगीर ने रेशमी वस्त्र का कारखाना लगाया, वस्त्र का कारखाना लगाया। मुगल शासक जहांगीर द्वारा रेशमी वस्त्र का कारखाना, रेशमी करें, ऊनी वस्त्र का कारखाना जहांगीर लगाया था। और अभी भी वो प्रसिद्ध है, जालंधर। जहांगीर ने जालंधर में ऊनी वस्त्र का कारखाना लगवाया था। जान लीजिए, मुगल काल में रेशमी वस्त्रों को पटोला कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पटोला। इस प्रकार वस्त्र उद्योग जो था वो सूती, ऊनी और रेशमी वस्त्रों का निर्माण किया जाता था, जिसमें सूती वस्त्र उद्योग काफी प्रमुख था। और ऊनी वस्त्र भी बनाए जाते थे, जालंधर उसका केंद्र था। और रेशमी वस्त्र का भी उत्पादन होता था और रेशमी वस्त्रों को पटोला के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब है आयात और निर्यात। आयात अर्थात मुगलों द्वारा कौन सी वस्तु आयात की जाती थी और कौन सी वस्तु निर्यात की जाती। तो आयात की प्रमुख वस्तु थी घोड़ा। आयात की प्रमुख वस्तु घोड़ा, अच्छे नस्ल के घोड़े। ये मुख्यतः मध्य एशिया और अरब से आयात किया जाता था। कहां से? मध्य एशिया और अरब से अच्छे नस्ल के घोड़े। रेशम यानी कच्चा रेशम, कच्चा रेशम ये कहां से? चीन से। और उसके अलावा सोना, चांदी ये आदि वस्तुएं भी आयात होता था। कहने का मतलब कि सोना, चांदी कुछ तो भारतीय वस्तुओं को खरीदने के एवज में विदेशी व्यापारी यहाँ दे जाते थे और कुछ का आयात भी किया जाता था। अब आते हैं निर्यात। निर्यात की प्रमुख वस्तु सूती वस्त्र। क्या था? सूती वस्त्र। समझ रहे हैं? मसाला, गोल मिर्च, जिसे काली मिर्च कहते हैं हम लोग, गोल मिर्च। ठीक है, तो ये भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं थी। तो ये आयात और ये निर्यात। अब हम लोग आगे चलेंगे मुगल कालीन मुद्रा व्यवस्था की ओर, अर्थात मुगलों की मुद्रा व्यवस्था। ठीक है, तो मुगलों, इसको आप लोग देख लीजिए। अब हम आगे बढ़ेंगे इससे। मुगलों की मुद्रा व्यवस्था। मुगलों की मुद्रा व्यवस्था को आप लोग गौर से देखिएगा जी। यदि मुगलों की मुद्रा व्यवस्था को पर हम लोग गौर करते हैं तो मुख्य रूप से 3 धातुओं की मुद्रा प्रचलित थी। सोना, चांदी, ठीक है, और तांबा। सोना, चांदी और तांबा। सोने का जो मुद्रा थी उसको देखिए, मुहर, मुहर, संसव। मुहर, सोने की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? मुहर, संसव और इलाही। मुहर, संसव और इलाही।
संसद जो था वो सबसे बड़ा था। सोने की सबसे बड़ी मुद्रा का नाम क्या था? संसद। और इसे चलाया था अकबर ने। किसने चलाया था? अकबर ने। तो ये था, सोने के 3 मुद्राएं प्रचलित थी, मुहर, संसद और इलाही। अब आते हैं चांदी का। तो चांदी का जो मुद्रा था उसको रुपया के नाम से जानते थे। किस नाम से? रुपया। यह 175 ग्रेन का होता था। कितने का होता था? यह अकबर द्वारा चलाया गया था। और जान लीजिए कि मुगल मुद्रा व्यवस्था का यह आधार था, यानी सबसे प्रचलित मुद्रा जो था मुगल काल का वो रुपया था। क्या था? रुपया, जो चांदी का होता था। और तांबे के मुद्रा का नाम था दाम। क्या नाम था? दाम। जो दैनिक लेन देन, यानी रोज खरीद फरोख्त में, लेन देन में तांबे की मुद्रा दाम का प्रयोग किया जाता था। ठीक है। अब जहांगीर, ये मुद्रा जो थे वो टकसाल, मुद्राओं को टकसाल में छापा जाता था या उनको निर्मित किया जाता था। और टकसाल का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था? दारोगा। टकसाल के प्रमुख अधिकारी का नाम दारोगा। ठीक है। अब आते हैं, जहांगीर ने निशार, यहां सुन लीजिए, जहांगीर ने अपने शासनकाल में निशार नामक एक मुद्रा का प्रचलन करवाया था, जो रुपये का 1/4 होता था। निशार जो रुपये का 1/4, रुपये का 1/4 होता था। ठीक है। ये किसने करवाया था? जहांगीर ने। तो यहां पर आप लोग मुगलों की मुद्रा व्यवस्था को भी देख लिया। अब हम मुगलों के शासन काल के एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू पर चर्चा करेंगे, और उसका नाम है मुगलों के काल में कला एवं संस्कृति का विकास। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आइए इसको भी देखते हैं। कला एवं संस्कृति, कला एवं संस्कृति, मुगल कालीन कला एवं संस्कृति। ठीक है। आर्ट एवं कल्चर। तो इसका प्रारंभ हम लोग करते हैं कहां से? सबसे पहले कला संस्कृति में हम लोग करते हैं स्थापत्य। कहां से? स्थापत्य, आर्किटेक्ट यहां से आते हैं। तो मुगल का कालीन आर्किटेक्ट का यदि हम वर्णन करेंगे तो सबसे पहले देख लीजिए, विभिन्न शासकों के शासनकाल में आर्किटेक्ट का क्या विकास हुआ। ठीक है। तो यहां पर आइए आप लोग, बाबर, अकबर, सॉरी, इसको ऐसे देखते हैं। स्थापत्य को हम लोग आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बाबर, ठीक है, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद अकबर, उसके बाद जहांगीर, और उसके बाद शाहजहां। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, एक छुट्टी गया, औरंगजेब। अच्छा, पार्ट बाय पार्ट करके देखते हैं, पार्ट बाय पार्ट। इसको ऐसे नहीं, बोर्ड पे नहीं आ पाएगा, हाँ छोटा छोटा कर लेंगे। खैर आइए पार्ट बाय पार्ट करके। तो बाबर के काल में स्थापत्य का विकास, गौर कीजिएगा आप लोग। तो कोई बाबर, चूंकि बाबर भारत में जब आया तो उसका पूरा जिंदगी जो था, पूरा समय जो था वो युद्ध में ही व्यतीत हो गया। शासन प्रशासन और स्थापत्य और कला के क्षेत्र में कोई विशेष कार्य वो नहीं कर पाया था। लेकिन इसके बावजूद चूंकि बाबर कला और कला का पारखी था, कला मर्मज्ञ भी कहा जाता था, एक विद्वान शासक भी था, तो थोड़ी बहुत कार्य उसके द्वारा किए गए थे। जैसे जिनमें कुछ प्रमुख है, मैं यहाँ आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला बाबर का काम था
कि काबुली बाग मस्जिद, पानीपत में बाबर ने काबुली बाग मस्जिद बनवाया। काबुली बाग मस्जिद पानीपत में बाबर ने काबुली बाग मस्जिद बनवाया। उसी प्रकार नूर अफगान नामक बगीचा कहिए या गार्डन, जो कहिए, बगीचा जो था उसने आगरा में बनवाया था। नूर अफगान नामक उद्यान कहिए जो उसने बाबर ने आगरा में बनाया था। अब आते हैं हुमायूं। दूसरा जो शासक था हुमायूं, इसे भी बहुत ज्यादा कार्य करने का अवसर नहीं मिला था। इसके द्वारा निर्मित यदि सर्वश्रेष्ठ जो मॉन्यूमेंट्स हैं उसको यदि हम लोग कहेंगे तो वो है दीनपनाह भवन। दीनपनाह भवन, वर्तमान में यह भवन दिल्ली में है और दीनपनाह भवन को विश्व का आश्रय स्थल कहा जाता था। आश्रय स्थल, हुमायूं ने इसे क्या कहा था? विश्व का आश्रय स्थल, जो वर्तमान में दिल्ली में है। और इसी दीनपनाह भवन की सीढ़ियों से गिरने के कारण उसकी मृत्यु भी हो गई। तो बाबर और हुमायूं दो लोगों के विषय में, दो शासकों का आपने देखा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अकबर कालीन स्थापत्य। गौर से देखिएगा अकबर द्वारा निर्मित स्थापत्यों को। तो यदि हम सबसे पहले बात करेंगे तो आगरा का किला, ठीक है। अकबर ने अपने जीवन काल में 4 किले बनवाए थे। आगरा का किला, ठीक है, फतेहपुर सिकरी, ठीक है, इलाहाबाद और लाहौर। अकबर द्वारा अपने पूरे शासन काल में 4 किलों का निर्माण किया गया। आगरा का किला, फतेहपुर सिकरी का, इलाहाबाद का और लाहौर का, ठीक है। तो ये 4 किले अकबर द्वारा बनाए गए थे। अब आते हैं इनमें अकबर द्वारा निर्मित जो था वो फतेहपुर सिकरी जो था वो अकबर के कलात्मक गतिविधियों का, यूं कहे कि सबसे मुखर अभिव्यक्ति, यानी कला के क्षेत्र में अकबर के योगदान को यदि कहीं देखना है तो वो फतेहपुर सिकरी में जाकर देखा जा सकता है। तो जान लीजिए फतेहपुर सिकरी में, अब हम लोग फतेहपुर सिकरी को देखेंगे। तो फतेहपुर सिकरी पर जब हम लोग चर्चा करेंगे तो फतेहपुर सिकरी में सबसे पहले 1570-71 में फतेहपुर सिकरी को अकबर ने अपनी राजधानी बनाया। कब बनाया? 1570-71। और उसके बाद फतेहपुर सिकरी में उसके द्वारा अनेक निर्माण कार्य किए गए, जिसमें प्रमुख की चर्चा हम यहाँ आपके बीच करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे दीवाने आम, प्रमुख इमारत दीवाने आम, ठीक है, दीवाने आम और दीवाने खास। जैसा कि नाम से ही आप लोग परिचित हो जाएगा। दीवाने आम यानी आम लोगों से, दीवाने खास जहां प्रमुख व्यक्तियों के साथ वो बैठता था, उनसे वार्तालाप करता था, ठीक है। इसके अतिरिक्त पंचमहल जिसको हवा महल भी कहा जाता था, पंचमहल जिसे हवा महल भी कहा जाता था। यह 5 मंजिला इमारत है। क्या है? 5 मंजिला। और सबसे बड़ी विशेषता है कि यह पिरामिड के आकार में है। पिरामिड यानी यह बौद्ध कलाकृति पर आधारित है। बौद्ध कलाकृति पर पंचमहल जो है वो बौद्ध कलाकृति पर आधारित है। इसके बाद है जोधाबाई का महल, बीरबल का, जोधाबाई का महल,
बीरबल का महल, ठीक है, तुर्की सुल्ताना का महल, तुर्की सुल्ताना का महल। तो ये सब अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित करवाया गया था। तुर्की सुल्ताना का महल, तुर्की सुल्ताना का महल के विषय में आप लोग जान लीजिए कि इसे स्थापत्य कला की मोती, तुर्की सुल्ताना के महल को स्थापत्य कला का मोती कहा गया है। और यह बात कहा है किसने? पर्सी ब्राउन ने। अब यहीं पे अकबर ने जामा मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। किसका? जामा मस्जिद, यानी आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण यानी फतेहपुर सीकरी में अकबर ने ही करवाया था, जामा मस्जिद, ठीक है। इस और फतेहपुर सीकरी में ये सब तो निर्माण कार्य को आपने देखा, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है बुलंद दरवाजा। क्या नाम है उसका? फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा निर्मित एक महत्वपूर्ण स्थापत्य जो है वो है क्या है? बुलंद दरवाजा। ये कहाँ है? फतेहपुर सीकरी। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया था। किसके विजय में? गुजरात विजय। 1572-73 में अकबर ने गुजरात को जीता था और उसी के उपलक्ष्य में उसने बुलंद दरवाजा बनाया था। जान लीजिए 134 फीट इसकी ऊंचाई कितनी है? 134 फीट ये ऊंचा है। अर्थात ये अकबर के शान में निर्मित किया गया था। ये मुगलों के शोहरत मतलब सम्मान को एक तरह से दिखलाता है। इसमें लाल बलुआ पत्थर, यानी बुलंद दरवाजा को बनाने में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग? लाल बलुआ पत्थर, ठीक है, इसका प्रयोग किया गया था। तो ये था अकबर द्वारा निर्मित स्थापत्य के क्षेत्र में किए गए योगदान। अब आते हैं जहांगीर। जहांगीर, तो जहांगीर द्वारा निर्मित जो स्थापत्य कला में प्रमुख है उसको देखिएगा। सबसे पहला अकबर का मकबरा। किसका मकबरा? अकबर का मकबरा। कहाँ है? सिकंदरा, साहब सिकंदरा। सिकंदरा कहाँ है? आगरा, आगरा में। दूसरा एतमा उदौला, एतमा उदौला का मकबरा, ये कहाँ है? ये भी आगरा। एतमादुद्दौला कौन था? नाम से परिचित होंगे आप लोग। ये नूरजहां का पिता था। किसका था? नूरजहां का पिता। और गौर कीजिएगा एक मकबरा भारत के स्थापत्य कला में काफी उल्लेखनीय है। क्यों? तो इस उल्लेखनीय होने का सबसे बड़ा कारण सफेद संगमरमर, सॉरी संगमरमर का पहली बार प्रयोग, संगमरमर का मरमर का पहला प्रयोग क्या था? पहला प्रयोग संगमरमर का पहला प्रयोग इसी में किया गया था। और उससे भी बड़ी बात है पित्रादुरा, पित्रादुरा, पित्रादुरा कला के क्षेत्र में पित्रादुरा शैली। पित्रादुरा शैली क्या होती है जी? तो पित्रादुरा शैली होता है कि संगमरमर पर फूलों की आकृतियां और रत्नों की जरावट। संगमरमर पर फूलों की आकृति, किसकी आकृति? फूलों की, और रत्नों की जरावट, रत्नों की जरावट, इसी को हम लोग पित्रादुरा कहते हैं। और जहांगीर के कारण में पहली बार इसका प्रयोग एतमादुद्दौला के मकबरा पे किया गया। अब आते हैं हम लोग, देख लीजिए, लिखना है तो लिख लीजिए। अब आते हैं शाहजहां। शाहजहां शाहजहां के विषय में तो जान लीजिए, शाहजहां के विषय में जानने से पहले जान लीजिए एक बात, स्थापत्य कला, मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण का गोल्डन पीरियड
आज भी इस गोल्डन पीरियड की झलक आप लोग देख रहे हैं। कहा जाता है कि मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल माना जाता है शाहजहां का शासन काल। तो क्यों माना जाता है, जरा ये जान लीजिए। सबसे पहली बात, सफेद संगमरमर, सफेद संगमरमर का बड़े पैमाने पर प्रयोग, बड़े पैमाने, यानी सफेद संगमरमरों का प्रयोग जो आपने देखा था एतमादुद्दौला के मकबरे में जो पहली बार हुआ था, उसका शाहजहां के शासन काल में जबरदस्त भरपूर प्रयोग शुरू हुआ। शाहजहां के द्वारा जो निर्माण कार्य करवाए गए वो मुख्यतः आगरा और दिल्ली, कहां केंद्रित थे, आगरा और दिल्ली। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे आगरा में। आगरा में उसने क्या करवाया, क्या बनवाया, तो दीवाने आम, दीवाने आम, दीवाने खास, मोती मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास, मोती मस्जिद। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण कार्य किसने करवाया था, तो शाहजहां के द्वारा। ठीक है, अब आते हैं शीश महल, खास महल। आगरा में उसने और क्या करवाया, शीश महल, खास महल। ठीक है, ये सारे निर्माण कार्य शाहजहां ने कहां करवाए थे, आगरा में। और आगरा में ही उसने दो महत्वपूर्ण मस्जिदों का भी निर्माण करवाया था जी, याद रखना। ये भले ही ना पूछा जाए लेकिन मस्जिद से सवाल जरूर होंगे। मोती मस्जिद, नगीना मस्जिद, आगरा में मोती मस्जिद, नगीना मस्जिद, जामी मस्जिद, ये निर्माण, तीन मस्जिदों का निर्माण शाहजहां ने आगरा में करवाया था। ठीक है, अब आते हैं शाहजहां के का जो कर्म भूमि था वो अब आगरा के बजाय दिल्ली की ओर शिफ्ट करता है। अर्थात 1648 में शाहजहां क्या करता है, 1645, हाँ, दिल्ली को राजधानी बनाया। किसको बनाया, दिल्ली को राजधानी। और दिल्ली में शाहजहानाबाद की स्थापना, शाहजहानाबाद, यमुना के किनारे शाहजहानाबाद की स्थापना। ठीक है, अब दिल्ली में उसके द्वारा जो निर्माण कार्य करवाए गए अभी भी आप लोग देख रहे हैं, जैसे लाल किला। ठीक है, लाल किला दिल्ली का उसका सबसे प्रमुख निर्माण कार्य लाल किला, रेड फोर्ट के नाम से जिसे आज हम जानते हैं। ठीक है, तो लाल किला के विषय में सबसे पहले बात जो जान लीजिए कि इसके जो शिल्पकार थे, लाल किला यानी लाल किला का शिल्पकार जिसको आर्किटेक्चर बोलते हैं, आर्किटेक्ट जो थे वो हमीद अहमद। लाल किला के शिल्पकार का नाम था हमीद अहमद। ठीक है, और लाल किला के पश्चिमी द्वार, लाल किला का जो पश्चिमी द्वार, इसके पश्चिमी द्वार और दक्षिणी द्वार, लाल किला के पश्चिमी द्वार का नाम क्या था, लाहौरी दरवाजा, और दक्षिणी द्वार का नाम दिल्ली दरवाजा। लाहौरी कहने का मतलब कि लाल किला के पश्चिम से आप चलेंगे तो लाहौर पहुंच जाइएगा, और उसके बाद जो दक्षिणी था वो दिल्ली दरवाजा। ठीक है, तो ये लाल किला के विषय में है। लाल किला का ये, लाल किला में इसके अतिरिक्त और भी लाल किला में भी निर्माण कार्य करवाया गया था, दीवाने आम, दीवाने खास, और सबसे बढ़कर जो निर्माण कार्य था वो दिल्ली का जामा मस्जिद, दिल्ली का जामा मस्जिद जो लाल किले के समीप। ये शाहजहां ने निर्मित करवाया दिल्ली में। अब शाहजहां के स्थापत्य कला का जो सर्वोच्च या सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्ति जो है उसके शासन काल का, अब उस पर चर्चा करेंगे, और उसका नाम है
ताजमहल। क्या नाम है? ताजमहल। उस समय तो जान लीजिए वर्तमान में यह कहाँ है? आगरा। ताजमहल कहाँ है? आगरा। हम बता चुके हैं कि शाहजहां की पत्नी नूरजहां के कब्र पर आगरा में ताजमहल निर्मित करवाया गया था। ठीक है। इसके शिल्पकार का नाम है उस्ताद ईसा और उस्ताद लाहौरी। ठीक है। ये इसके शिल्पकार थे, उस्ताद ईसा और उस्ताद लाहौरी। अब आते हैं औरंगजेब। औरंगजेब के काल में क्या किया गया? तो मोती मस्जिद, बादशाही मस्जिद, रबिया बीबी का मकबरा। मोती मस्जिद, बादशाही मस्जिद और रबिया बीबी का मकबरा। ठीक है। ये औरंगजेब के शासन काल के 3 प्रमुख निर्माण कार्य हैं। मोती मस्जिद दिल्ली, बादशाही मस्जिद लाहौर, रबिया बीबी का मकबरा औरंगाबाद जो वर्तमान में महाराष्ट्र में है। ठीक है। रबिया बीबी औरंगजेब की पत्नी थी और रबिया बीबी के मकबरा को ताजमहल का फूहर नकल, ताजमहल का फूहर नकल कहा जाता है। ठीक है। तो ये है मुगलों के स्थापत्य कला का। अब आते हैं चित्रकार, चित्रकला। ठीक है। पहले लिख लीजिए आप लोग। अब आइए चित्रकला, इसको आप लोग देख लीजिए, नोट करना है तो लिख लीजिए। चित्रकला, मुगल कालीन चित्रकला। तो मुगल कालीन चित्रकला की सबसे पहले बात करेंगे तो बाबर के समय पर चलते हैं। तो बाबर के समय का प्रमुख चित्रकार था बिहजाद। क्या नाम था? बिहजाद। बाबर के समय का सबसे प्रमुख चित्रकार था बिहजाद और यह बाबर के साथ भारत आया था और इसे पूरब का राफेल, पूरब का राफेल, राफेल यूरोप का एक प्रमुख चित्रकार था। उसी पर बाबर बिहजाद को पूरब का राफेल कहा जाता है। अब आते हैं हुमायूं, मीर सैयद अली। हुमायूं के समय का प्रमुख चित्रकार मीर सैयद अली और अब्दुल समद, अब्दुल समद, ये हुमायूं के समय के प्रमुख चित्रकार थे। ठीक है। अब आते हैं अकबर। अकबर के समय के प्रमुख चित्रकार दशवंत बसावन महेश लाल, दशवंत बसावन महेश लाल, ये अकबर के समय के प्रमुख चित्रकार थे, दशवंत बसावन और महेश लाल। रज्मनामा, खानदान तैमूरिया, तूतीनामा, दशवंत की प्रमुख रचनाएं जो है वो है, देखिए, रज्मनामा, तूतीनामा। ठीक है। ये दशवंत के समय के प्रमुख चित्रकला है। एक है रज्मनामा और दूसरा है रज्मनामा, इसमें पांडुलिपि है। ठीक है। और दूसरा है तूतीनामा। अब आगे बढ़ते हैं। जहांगीर, नोट करना है तो नोट कीजिए आप लोग। आइए जहांगीर। जहांगीर का शासन काल चित्रकला का स्वर्ण काल था जी, याद रखना। जहांगीर का शासन काल चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है और इस काल के प्रमुख चित्रकार फारूक बेग, बिशनदास, दौलत मनोहर, फारूक बेग, बिशनदास
दौलत, मनोहर, ठीक है, फारूक बेग, बिशन दास, दौलत मनोहर, उस्ताद मंसूर और अबुल हसन। उस्ताद मंसूर और अबुल हसन ये जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकार थे। ठीक है, इसमें आप लोग गौर कीजिएगा, मंसूर जो था, ये मंसूर ये पशु पक्षियों के चित्रकारी में विशेषज्ञ था। उसी प्रकार अबुल हसन मानव चित्रकारी में या मानव आकृतियों की चित्रकारी में इन्हें विशेषज्ञता हासिल थी। ठीक है, अब आते हैं आज यही समाप्त करते हैं। ठीक है, तो ये था मुगल काल का एक विस्तृत विवरण और आज हम इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर